Good morning, all of you. Good morning, Shravani. Good morning, Isha. Good morning, Shruti. अवधूत, गुड मॉर्निंग। कल का जो लेक्चर हमने पढ़ा था वो समझ में आया आपको? शील्डिंग इफेक्ट का जो हमने चैप्टर करवाया था आपको, शील्डिंग इफेक्ट, और उसमें एक रूल था स्लेटर रूल। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूं क्योंकि हर बार आएगा। हाँ, वो मॉड्यूल में नहीं है लेकिन वो आता है, मतलब मॉड्यूल में है लेकिन बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से उसे एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, होता क्या है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट होता है, या इसको हम एक और नाम से कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो कि सपोज करो ये न्यूक्लियस था, अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस है वो पूरा का पूरा फोर्स किस पे लगाएगा? इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा। फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जनरली फोर्स मींस होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें उसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना उसके पास प्रोटॉन होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतना वो क्या करेगा? ज्यादा फोर्स लगाएगा। यानी कि जो ये फोर्स लगा रहा है दैट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं उसे न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस है इस पे जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ सबने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कूलॉम्स लॉ, वेरी गुड। तो इसमें देखो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, वेरी गुड ईशा, श्रावणी, तो जितना फोर्स होगा वो क्या होगा? दोनों चार्ज के बेस पे होगा। अब होता क्या है कि अगर सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन वाला नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह पे कैसे आ गया? मल्टी इलेक्ट्रॉन आ गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फिर क्या होगा? अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो क्या ये फोर्स सेम रहेगा? अगर मैंने कहा 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां भी क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो क्या ये फोर्स, पूरा फोर्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगा पाएगा? यस और नो? जो न्यूक्लियस है वो पूरा का पूरा फोर्स इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगा पाएगा? रिप्लाई करो मुझे, यस या नो। वेरी गुड अनुजा, अदिति, श्लेषा, अवधूत, वेरी गुड। क्यों नहीं लगा पाएगा? रीजन क्या है इसका? जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है? फुल फोर्स एग्जिट नहीं कर पा रहा है, फुल फोर्स नहीं लगा पा रहा है। व्हाई? टू द, हाँ वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस को नहीं कह सकते हम, इसका एक रीजन दे सकते हैं, टू द आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये पूरा फोर्स नहीं लगा पा रहा है। हाँ, आउटर मोस्ट सेल पे या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। उसका रीजन है डिस्टेंस। बिल्कुल सही कहा है कि डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम यहाँ पे कहते हैं n, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? व्हाट इज द मेन रीजन? इसका रीजन है रिपल्सन। रिपल्सन, रिपल्सन कैसे? देखो, न्यूक्लियस यहां से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या होगा कि ये जो सामने इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन,
ये इससे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इसको अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ, वेरी गुड, रिपल्सन इज देयर। तो रिपल्सन होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिए, मैंने किया, ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ गए, फिर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, फिर और आगे बढ़ गए, फिर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो अब क्या होगा, रिपल्सन यहां से भी लगेगा और यहां से भी लगेगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, जो फोर्स है, ये तो पूरा फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस पे पूरा का पूरा फोर्स नहीं जाएगा। इस इफेक्ट को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन हो गया ना, इन्होंने किसका काम किया, यहाँ पे स्क्रीन का काम किया। इन्होंने, ये क्या है, यहाँ पे स्क्रीन है, ये इन्होंने स्क्रीन का काम कर दिया। या फिर शील्ड का मतलब होता है बचाना, प्रोटेक्ट करना, इन्होंने शील्ड कर दिया, इसे बचा दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। जो ये आगे लाइंस, इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर दिया, इसके फोर्स से बचा दिया। इसीलिए तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, इजिली मूव हो जाता है, इजिली लूज हो जाता है। तभी तो आपने देखा कि जब हम रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन में क्या होता है, जब भी आप रिएक्शन करोगे, तो रिएक्शन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, केवल वही पार्टिसिपेट करता है। इसका रीजन यही है, पार्टिसिपेट करेगा कौन सा, आउटर मोस्ट वाला। क्यों करेगा, क्योंकि वो इजिली क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, इजिली लूज हो सकता है। इसीलिए जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, हम उसमें देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, केवल वही पार्टिसिपेट करता है, बाकी नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहां पे क्या हुआ कि इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए, इसको मेजर करने के लिए एक रूल आया था, स्लेटर रूल, जो ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसने एक आइडिया दिया था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। स्लेटर रूल आया है, ये रूल सबको पता है, स्लेटर रूल। स्लेटर रूल कल आपको मैंने इसमें बताया था। अब मैं आपको नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ आप लोग, थोड़ा सा मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, और उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा कि क्वेश्चन दूंगा इसके। तो ध्यान रखो, कैलकुलेशन पूरा मत करना, लेकिन मुझे क्वेश्चन भेजना है, तो रफ पेपर और एक नोटबुक ले लो आप। थोड़ा सा पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं, और इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको क्या करूंगा, इसके बेस पे क्वेश्चन दूंगा। तो सबसे पहला क्या है, इसको ध्यान रखो। सबसे पहले उसने कहा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, करेक्ट अरेंजमेंट करो आप, करेक्ट अरेंजमेंट। मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा करेक्ट अरेंजमेंट करना है। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एन, एन के बेस पे करो। उसने कहा एन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो, एन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। सपोज मैंने कहा जिंक, जिंक 30 होता है, तो मैंने इसे लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो कहता है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 बाद में आ रहा है, 4 पहले आ रहा है, जबकि जो 4 सेल होता है ये लास्ट में होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2, ये वाला करेक्ट है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ऑप्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है, उसने कहा जो सबसे लास्ट में आएगा इसे हम क्या कहेंगे, एन। एन से जो पहले वाला आएगा इसे क्या कहेंगे, n-1, और इससे पहले वाला आएगा, दिस इज कॉल्ड n-2, और ये n-3। क्लियर है यहां तक। तो हमने सबसे पहले n के टर्म्स में करना है। n को हम कहते हैं, लास्ट वाले को कहते हैं, वेरी गुड ईशा, अल्टीमेट, अल्टीमेट या लास्ट आउटर मोस्ट सेल।
इसे कहेंगे आउटर मोस्ट या अल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट शेल या अल्टीमेट सेल। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट आपको पहले भी बताया था डी ब्लॉक में, दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। और ये उससे भी पहले हो गया, इसे कहते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल, प्री पेनल्टीमेट सेल। तो ये इनके नेम हो गए। तो उसने कहा सबसे पहले जो हमने अरेंजमेंट करना है वो एन के बेस पे करना है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड वो कहता है, सेकेंड रूल इज, सेकेंड पॉइंट है कि देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन in shielding by right hand side group, right hand side group, right hand side group। अगर जो राइट हैंड साइड ग्रुप होगा उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड वालों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। राइट हैंड साइड मींस क्या हुआ? जैसे मैंने अभी आपको क्या किया था, जेड का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, जेड का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अगर मैंने कहा आपको कि 4s के लिए निकालो तो क्या होगा? इसको n मानेंगे और यहां से कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर क्या होगा, 4n की जगह पे मैंने कहा आपको 3d10 का बताओ, 3d10 का, तो फिर आप क्या करोगे? इसके लिए 4s को कैंसिल आउट कर दो। अब इसके लिए क्या होगा? देखो इस तरीके से ग्रुप बनाया था आपने, इसको ऐसे ग्रुप बना दो, इसको d को भी बाहर कर दो, ठीक है। अब क्या क्या, इसको भूल जाओ। अगर मैंने कहा 3d के लिए तो ये लास्ट वाला भूल जाओगे। क्यों भूलेंगे हम लास्ट वाले को? क्योंकि ये कोई भी रिपल्सन क्रिएट नहीं करेगा, ये बाहर हो गया। क्लियर हो रहा है? जो 4s है वो रिपल्सन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वेरी गुड ईशा। तो इसको आप हटा दो। अब हम इनर वाले देखेंगे। अब इसको n मानो, इसको मानेंगे n-1 और ये होगा n-2। अगर सपोज करो उसने कहा 3p, फिर क्या होगा? अब वो कह रहा है इन सबको भूल जाओ, इन दोनों को क्रॉस, S और P का कॉम्बिनेशन बनाना है हमने, D को भूल जाओ। अब हम क्या करेंगे? इसको N मानेंगे, यानी N में मेरे पास 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। बाकी सेम सीक्वेंस है, ये n-1 और ये n-2। ऐसी सेम सीक्वेंस किसके साथ होगा? अगर सपोज करो 3p है तो अब बताओ इसमें, सॉरी 3s है तो इसमें हम 3p को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? रिप्लाई करो जरा मुझे। अगर मैंने कहा 3s में इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बताओ तो क्या 3p को इंक्लूड करेंगे? हाँ, आपके आंसर अकॉर्डिंगली जो मैंने कहा था वो सही है, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। हम s और p का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ध्यान रखना, s और p का ग्रुप बनता है हर हमेशा, यानी कि हम s और p दोनों को इसमें क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। D को अलग ग्रुप में रखा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है S और P को हम सेम रखेंगे। ये कौन कह रहा है? स्लेटर कह रहा है, क्योंकि ये स्लेटर रूल है। तो जो स्लेटर कह रहा है मैं उसको वो बात आपको बता रहा हूं। तो कहता है S और P दोनों को इंक्लूड करना है तो ये N माना जाएगा, बाकी सेम सीक्वेंस। अगर सपोज करो यहां पे क्या हुआ, मैंने कहा 2p के लिए, फिर क्या होगा? 2p के लिए अगर होगा तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। अब इन सबको भूल जाओ, क्रॉस। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्लियर मेरी? एक मिनट में चेक करता हूं। अच्छा, क्लियर है ना सबको? ओके ओके।
देखो क्या होता है कि लॉजिकली रीजन क्या है, देखो इसका लॉजिकली रीजन ये है, एक बार लॉजिकली आपको बता देता हूं कि सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा 4 सेल हो गए, ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, 2p की, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो क्या ये 3 वाला इसमें पार्टिसिपेट करेगा या ये 4 वाला इसमें पार्टिसिपेट करेगा, यस और नो। अगर मैंने कहा आपको कि 3p में है, वेरी गुड ईशा, अदिति, अनुजा, श्लेषा, रीजन समझ में आ रहा है आपको। जो ये राइट हैंड साइड वाले हो गए, ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, अब क्यों, इनको कोई मतलब नहीं रहा, न्यूक्लियस ये है और इलेक्ट्रॉन ये है। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, अंदर जाओगे, इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब मैंने कहा ये 4 वाला, तो 4 में क्या था, ये भी रिपेल कर रहा था इससे, ये भी रिपेल कर रहा था, यहां से भी रिपल्सन हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में क्या हुआ, ये 4 वाला हट गया, क्योंकि अब ये 4 वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसको कौन रिपेल कर रहे हैं, केवल ये इनर वाले। इनर इलेक्ट्रॉन हर हमेशा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैंने कहा 2 के लिए कौन करेगा, जो अंदर वाला, ये इनर वाला। और फिर 1 के लिए कौन करेगा, 1 के लिए डायरेक्ट है, 1 के लिए कोई भी रिपल्सन नहीं होगा। अब क्लियर है, रीजन समझ में आ गया सबको, ठीक है, इज इट क्लियर, वेरी गुड ईशा। और लास्ट में है आपका 3s को 3s और 3p। हाँ, अगर 3s होगा तो उसमें 3s और 3p दोनों काउंट होंगे, ठीक है। अगर मैंने कहा 1s, तो उसमें केवल 1s का ही काउंट होगा, बाकी कोई काउंट नहीं होगा। तो ये इसका रूल है, ध्यान रखना, क्वेश्चन देख के देखना कि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा हुआ है। सबसे मेन चीज है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है। इसके बाद देखो नेक्स्ट रूल क्या होता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, हाँ, आउटर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही कहा है देवकर ने, कि जो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो कभी भी रिपेल नहीं करेंगे, किसको, इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को। ये है इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे क्या करेंगे, नेवर रिपेल, कभी भी रिपेल नहीं करेंगे। आउटर तो बाहर हो गए ना, तो आउटर वाले इनर वाले को कैसे रिपल्सन कर सकते हैं। न्यूक्लियस खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन ये है, 1 2 3 4। तो ये 4 वाला 3 वाले को रिपल्सन कैसे करेगा, न्यूक्लियस यहां से खींच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको डायरेक्ट रिपल्सन हो रहा है, ये आउटर वाले का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, दिस इज रूल 3rd। अब देखो नेक्स्ट रूल बताता हूं मैं आपको, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डू नॉट कंसीडर, डोंट कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑन विच, डू नॉट कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑन विच we calculate shielding। जिसकी हम शील्डिंग कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को कभी भी क्या नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो अपने आप को रिपल्सन थोड़ी करेगा। अगर मैंने कहा सपोज करो Z है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। अब मैंने कहा कि ये 4s के लिए इलेक्ट्रॉन का बताओ, 4s के लिए, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, वो अपने आप वाला काउंट नहीं होगा, इसमें 2 काउंट नहीं करेंगे आप, इसमें एक ही काउंट होगा, क्योंकि जिस पे रिपल्सन हो रहा है उसे काउंट थोड़ी करेंगे। अगर आप पूरे रूम में खड़े हो तो आपको काउंट थोड़ी किया जाएगा, ठीक है, आपके रिस्पेक्ट में देख रहे, मैंने कहा आप ये आप हो,
और आपके इधर लेफ्ट में कितने हैं या आपके राइट में कितने हैं, तो क्या होगा, आप काउंट थोड़ी होंगे, क्योंकि हम आपके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो रेफरेंस होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे, उसे कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर मैंने कहा P के लिए बताओ, यहाँ पे P के लिए, तो P में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से एक को कम कर देना है, यानी इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं उसे हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है, जिस इलेक्ट्रॉन की बात होगी उसे काउंट नहीं करना है। क्लियर है? अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका रूल है, अगर सपोज करो एक ही इलेक्ट्रॉन वाला है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम है, तो उसके लिए इसकी वैल्यू फिक्स बताई थी आपको 0.30। और अगर इसमें सपोज करो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम हो गए, तो इसके लिए दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप किसका है, S और P वाले का, और एक ग्रुप क्या था, D और F वाले का ग्रुप बना था। तो इसको दूसरी साइड लिख देता हूं मैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, S और P वाला ग्रुप इधर हो गया, D एंड F वाला ग्रुप इधर हो गया। अगर S और P की बात होगी, तो अगर N इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें इसकी वैल्यू होती है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, और इसके लिए भी वही है 0.35। अब सेकंड देखो N-1, यानी अगर इससे पहले की बात करेंगे तो इसमें होगा 0.85 और इसमें होगा 1। इसके बाद सब 1 होंगे, इसके बाद सारे 1 होंगे, जितने भी होंगे सब 1, ऑल 1। ठीक है, तो मेन आपको क्या याद रखना है, मेन आपको याद रखना है 0.35 और 0.85 अगर S और P है तो, और अगर D एंड F है तो 0.35 और 1। क्लियर है यहां तक? अब आपको निकालना है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से करना है। पहले देखो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन मैंने आपको कहा सोडियम है Na, सोडियम, हाँ सोडियम है, उसका 11 है एटॉमिक नंबर। तो आपको बताना है कि जो 3s है इसके लिए शील्डिंग इफेक्ट कितना होगा। शील्डिंग इफेक्ट बताओ, अगर सोडियम है और सोडियम के लिए 3s इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कितना होगा, क्वेश्चन ये है अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल। मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ट्राई करोगे खुद उतना सीखोगे। अगर खुद ट्राई नहीं करोगे, मैंने अभी क्वेश्चन दिए थे आपको, उसमें से कुछ स्टूडेंट ने किया है, कुछ ने नहीं किया है। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आगे दिक्कत आएगी आप लोगों को, फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आपको। देखो एक मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालना है। जैसे मैंने कहा सोडियम है, तो सोडियम के लिए क्या होगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन नहीं होता है, वो मैंने आपको पहले एक तरीका बताया था कि कैसे निकालेंगे। देखो 11 के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p6 3s1। 11 होता है, देखो आपको अब्बाउ रूल फॉलो करना है, जो मैंने बताया था आपको अब्बाउ रूल। अब 3s के लिए तो इसके लिए करना है काउंट, तो ये आपका क्या हो गया n। अब इससे पहले क्या हो गया, हाँ वेरी गुड ईशा, ये हो गया n-1 और ये हो गया आपका n-2। अब देखो ये s इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो s इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जितने, अब इसको भूल जाओ क्योंकि इसमें एक था और एक हम कंसीडर नहीं करते। तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 6 + 2 यानी इसमें होगा 8 इलेक्ट्रॉन, और n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसे क्या करो, फॉर्मूले में रखो। तो मैंने क्या कहा था, S के लिए क्या होगा, n-1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 से, और n-2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से।
तो ये इसका आंसर हो गया। अब कैलकुलेशन खुद कर लेना आप लोग। दिस इज शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू इसे दिखाते हैं सिग्मा से। अब देखो क्वेश्चन मैंने यही पूछा सोडियम का। मैंने आपको कहा कि सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट बताओ, ठीक है। सोडियम के लिए आपको बताना है शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन कौन सा ऑर्बिट पूछा मैंने आपको, पूछा 2s के लिए बताओ कितना आएगा। 2s के लिए, सोडियम के 2s के लिए शील्डिंग इफेक्ट कोशिश करोगे तो देखो पहली बार गलती होगी, सेकेंड टाइम्स, लेकिन एक बार आपको एक्यूरेट आ जाएगा। नहीं, इसका यूनिट कुछ नहीं है, सिंपल लिख सकते हो आप लोग। हाँ, पी को लेना है। मैंने कहा था अगर एस होगा या पी होगा उसे पी को इंक्लूड करना है जरूर, पी को जरूर इंक्लूड करना है। अब मैं, हाँ वेरी गुड ईशा। थोड़ा सा देखो एक चीज में आपने मिसिंग कर दी। देखो जैसे हमने किया सोडियम, सोडियम को देखो 1s2, वेरी गुड अदिति, आदित्य गवास। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब मैंने कहा आपको 2s का पूछा तो हम इसे लेंगे, इसको कैंसिल आउट कर दो। मनाली वेरी गुड। अब देखो करना क्या है, अब यहाँ पे ऐसे ग्रुप बना दो, इसे कहते हैं एन ग्रुप, और ये हो गया n-1। अब क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एस या पी की बात कर रहे हैं, तो एस या पी में देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 2 8, और 8 में से एक को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 - 1, यानी यहाँ पे हो गए 7। nth ऑर्बिट में मेरे पास हो गए 7, और सेकेंड है n-1 में मेरे पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो क्या फॉर्मूला बताया था आपको, 7 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन उसने यही कह दिया कि सोडियम है, और सोडियम का आपको शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बताना है, लेकिन यहां पे उसने पूछ दिया आपको 1s के लिए। 1s के लिए बताओ कितना होगा 1s। अदिति, ईशा ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। अदिति थोड़ा सा मिस कर गई, अंश गांधी राइट है, और आदित्य गवास, अनुजा राइट है। देखो अगर आपको पूछा जाएगा 1s के लिए, तो 1s के लिए मैंने बताया था हाँ इन p को इंक्लूड नहीं करते हैं, और 1s के लिए हर हमेशा क्या आंसर होता है, 0.30। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो गया। हाँ रुजुल राइट है। आपको मैंने कल बताया था, ये आज मिस हो गया था, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए कितनी वैल्यू होगी, 0.30। तो ध्यान रखना, अगर सोडियम लिखा है और लिखा है 1s, तो 1s के लिए आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आंसर क्या होगा, 0.30। ये फिक्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट, अब निकाल सकते हो आप किसी का भी। वेरी गुड ईशा। अब देखो और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे मेन है। अब मैंने आपको दे दिया यहां से आयरन का, Fe का। Fe होता है 26। अब 26 होगा तो इसका मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करके देता हूं फिलहाल। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d6 एंड 4s2। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है किसका, 3D का। अब मुझे केवल मल्टीप्लाई करके दे दो, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है। आपको आयरन के शील्डिंग इफेक्ट बताना है 3D के लिए, कितना आएगा। कोशिश करोगे तभी आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ट्राई योर सेल्फ, अपना दिमाग लगाओ जितना हो सकता है।
तो विद इन कुछ टाइम में क्या होगा, ये आपका ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है, सेम आईडी पे आपको रिज्वाइन करना है। ठीक है, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है 3D के लिए। अब देखो 3D का, चलो मैं बता देता हूँ, अंश गांधी, अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, फिर कंफ्यूजन हो गया होगा, डजंट मैटर, कंफ्यूजन करवाना हमारा काम है, आप लोग कंफ्यूज जितना होंगे। हाँ ईशा लगभग ठीक ठाक है। अब देखो आपको मैं बता देता हूँ, अगर 3D के लिए पूछा है तो 3D का मतलब ये कौन सी ऑर्बिट हो गया आपका, n वाला, हाँ आदित्य गवास। उसके बाद देखो 2 का मतलब क्या होगा, n-1, और फिर 1 के लिए क्या होगा, n-2। अब देखो आपको मैंने बोला था अगर D के लिए आएगा तो D के लिए क्या रूल है, D के लिए है कि जितने n में इलेक्ट्रॉन है उसे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 0.35 से मल्टीप्लाई बाय, यहां देखो इलेक्ट्रॉन 6 + 6 12 + 2 कितना होता है 14, और हम 14 में से एक कम करते हैं, जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, जिसका सीडलिंग निकालना है, उसे काउंट नहीं किया जाता। जैसे मैं बोलूंगा आप में से गिनती करो कौन है, तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 प्लस, अब देखो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, और n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए 8 + 2 10, इसको ऐड कर दो 10 × 1, क्योंकि बाकी जितने इनर इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। गलतियां करोगे कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन पूछा है वही, हाँ उसको कंसीडर करना है, लेकिन वो काउंट नहीं होगा, उसको छोड़ के देखेंगे ना। जैसे मैंने कहा सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कह दिया मैंने, और ये अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं आपने, तो मैंने कहा बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे कितना रिपल्सन हो रहा है, इस पे कितना रिपल्सन है, तो क्या आप इसको काउंट करोगे, क्या ये अपने आप को रिपेल करेगा, बताओ। अगर मैंने कहा इस पे शील्डिंग इफेक्ट कितना लग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है या कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, तो क्या होगा, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, इसे रिपेल कर रहे हैं, लेकिन क्या ये खुद को रिपेल करेगा, इज इट राइट और रॉन्ग, इट द इलेक्ट्रॉन रिपेल इटसेल्फ, यस और नो, नो, वेरी गुड श्लेषा, ईशा, अंश, समझ में आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक को माइनस करो, वो अपने आप को रिपल्सन नहीं करेगा, इसीलिए आपने क्या किया, एक को माइनस करना है, तो इसीलिए मैंने हर बार 1 माइनस करके क्या कर रहा हूं 13 कर रहा हूं। एक कम करना है, जिस ऑर्बिटल में पूछा हुआ है आपको, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिपेल नहीं करेगा, और करेंगे उसे रिपेल, इसीलिए ये रिपेल करेंगे, अंदर वाले उसे रिपेल कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखो यही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आयरन का, लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा आपको शील्डिंग इफेक्ट बताना है 3s के लिए। अब बताओ कितना होगा, आयरन के लिए क्वेश्चन सेम है शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन अब किसके लिए पूछा आपको 3s के लिए, तो कैसा आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे दिया मैंने आपको, ताकि आपको समझ दिक्कत ना हो अभी। हाँ ईशा, लेकिन ये एस है, एस के लिए वाला रूल अलग है, एस और पी का रूल अलग है, और डी का रूल अलग है, डी और एफ का रूल अलग है, ये रूल को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एस और पी का रूल थोड़ा अलग है, और डी और एफ का रूल क्या है, अलग है। ये देखो फिर से एक बार, फिर से देखो, आपको क्या कहा, अगर s और p इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो n के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, फिर n-1 देखो उसे मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, बाकी को 1 से। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, d और f में है, तो पहले उसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से और बाकी सबको 1 से। तो आपने क्या किया, d के बेस पे कर दिया है, थोड़ा सा मिस कर दिया आपने। अगर आपने कहा कि रूम नंबर 420 पे जाना है, आप कहाँ चले गए,
रूम नंबर 421 पे, मिसिंग हो गया, गलत एड्रेस हो गया। अभी एक बार बताता हूं, देखो क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मैंने कहा आपको 3s के लिए तो क्या हुआ, फिर आपने क्या किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। अरे इसमें 26 होते हैं तो इसका d कितना होगा, 6 होगा। अब मैंने कहा आपको राइट वाले को काउंट नहीं करो, इसे भूल जाओ, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। हम जिसकी बात करेंगे उसको हम n मानेंगे, तो ये हो गया आपका n, ये हो गया n-1 और ये हो गया n-2। अब देखो n में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 + 2 यानी 8। इसमें से हर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 + 2 8 और n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, s की, s के लिए मैंने अभी आपको बताया था n ऑर्बिटल को मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, जो n-1 होगा उसे मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, और जो n-2 होगा उसे मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। तो ये आपको थोड़ा सा देखो मिसिंग हो रही है। अब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे दी क्या होगा, प्रैक्टिस में आएगा। जब सेल्फ ट्राई करोगे, टाइम अभी कम बचा हुआ है, मेरे ख्याल से ऑफ हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली, आपको फिर से रिज्वाइन करना है। तो ये समझ में आया, डाउट किसी को, इज इट क्लियर, वेरी गुड ईशा, एनीवन, एनी डाउट। ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या कहा, एस और पी के लिए आएगा तो अलग ट्रेंड देखना है, और अगर डी और एफ के लिए आएगा तो अलग देखना है। वेरी गुड श्रावणी, ईशा, हाँ ब्लॉक वाइज चेक करना है, वेरी गुड मनाली। अब देखो, अब यही क्वेश्चन दे दिया, फिर क्वेश्चन देखो मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं आपके पास। अब बताओ मुझे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इज इट क्लियर और नॉट। क्वेश्चन दो फिर मैं आपको इसमें चेंज करके। वाई सर वी सेपरेट 1s, देखो 1s को हम सेपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि 1s में क्या होता है, कोई भी रिपल्सन नहीं होता जनरली, इसीलिए हम उसे सेपरेट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा आपको Fe के लिए आपको स्क्रीन इफेक्ट निकालना है 1s के लिए, तो 1s में कौन है जो उसे रिपेल करेगा, तो रिपल्सन वहां पे क्या होता है, कम हो जाएगा या बहुत कम हो जाता है, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। अब बताओ क्वेश्चन मैंने दिया आपको कि आयरन के लिए बताओ क्या, शील्डिंग इफेक्ट बताओ 1s के लिए कितना होगा, रिप्लाई फास्ट। आयरन के, वेरी गुड ईशा राइट है, और अनुजा, और इसके अलावा अदिति, मनाली, वेरी गुड। तो जितना देखो खुद ट्राई करोगे, रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं, इसका मतलब आपको या तो समझ में नहीं आ रहा है। ये जितना आपको चीजें नहीं आएंगी समझ में, क्या होगा, आप लोग अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जितना खुद ट्राई करो, गलतियां होती रहती है लेकिन गलतियों से ही सीखते हैं, उसे ट्राई करो। इसका आंसर होगा 0.30। मैंने आपको यही कहा था कि 1s के लिए क्या होगा, क्लियर कट है। सुचित्रा आपका नेट नहीं चल रहा होगा, एक बार ट्राई करो। तो देखो एक बार फिर आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसमें आगे और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आज होमवर्क के लिए। पहले भी मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था लेकिन आप लोगों ने किया नहीं, बहुत कम लोगों ने किया। मुझे आज के क्वेश्चंस के और पहले के क्वेश्चंस के सारे आंसर चाहिए। तो क्वेश्चन देखो एक बार फिर से देता हूं। मैंने आपको कहा कि स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है आपका, 1 मिनट। हाँ ओके, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि सपोज करो हमने दे दिया आपको Mg, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, इसका होता है 12। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद बताना, इसीलिए मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस कराई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद बनाना पड़ेगा। अब बताओ आपको इसका निकालना है शील्डिंग इफेक्ट फॉर 2p इलेक्ट्रॉन। जरा मुझे करके दिखाओ से शील्डिंग इफेक्ट फॉर 2p इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है।
तो कैसे निकालेंगे हम? अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, वही ऑप्ट करना है, कोई अलग से ऑप्ट नहीं करना। तो आप बताओ कि जो mg है उसमें एटॉमिक नंबर 12 है, उसका बताओ सीलिंग इफेक्ट कितना होगा? पूरा कैलकुलेट मत करो, मल्टीप्लाई वाला ही बता दो मुझे बस। ये मल्टीप्लाई इतना प्लस ये मल्टीप्लाई इतना प्लस ये मल्टीप्लाई इतना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट काम क्या है हमारा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। हाँ वेरी गुड आदित्य। अब देखो ईशा राइट है, वेरी गुड। दीक्षा, श्लेषा। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, 1s2 फिर 2s2 2p6, अनुजा राइट है। और उसके बाद देखो आगे हमने क्या किया, 3s2। अब मैंने क्या कहा आपको, 2p की बात कर रहा हूं मैं, तो आप क्या करो, इसको भूल जाओ, राइट हैंड साइड को हम भूल जाएंगे। अब ये वाली पोजीशन आपकी कौन सी हो गई, nth पोजीशन, और ये वाली कौन हो गई, n-1। जिसका आपको पूछा है वो लास्ट है, उससे पहले वाले आप कैलकुलेट करते जाओगे। इससे 2 है, उसके पहले 1 है। अब देखो आपके लिए रूल क्या बताया, अगर p का होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 2 8, तो 8 में से 1 कम कर दो, 7। 7 × 0.35 प्लस, अब देखो n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 × 0.85, दिस इज द आंसर। तो क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है, शील्डिंग इफेक्ट निकालना हर एक के लिए। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड ईशा। और आज मैं आपसे चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन दूंगा आपको और ये सॉल्व करके मुझे इवनिंग में सबमिट करना है, ठीक है? नॉट विजिबल, इनविजिबल तो नहीं हो गए कहीं? दिस इज विजिबल। समटाइम्स क्या होता है कि इनविजिबल, आपने देखा होगा, एक स्टोरी पढ़ी होगी इनविजिबल मैन। तो बताओ दिख रहा है सबको यहाँ? इट इज क्लियर और नॉट? अच्छा क्लियर नहीं आ रहा है, ओके क्लियर है, क्लियर, अच्छा क्लियर है। तो देखो जिसका क्लियर नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ से सारी चीज क्लियर आ रही है। अब देखो इसके आगे का पॉइंट बताता हूं मैं आपको, इसकी डिफाइन देख लेना। इसकी डिफाइन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो पूरा फोर्स क्या नहीं कर सकता है, न्यूक्लियर कांट एक्ट फुल फोर्स, अपना पूरा फोर्स नहीं लगा सकता हो। कहां पे, टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उस पर पूरा का पूरा फोर्स नहीं लगा पाता है, कम लगा पाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। आपको बताइए रीजन क्यों था, क्या था? यहाँ पे 2 तरीके के फोर्स एग्जर्ट हो रहे थे, एक था फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस किसको खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को। प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे क्या करेंगे, इसको रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाता। तो जो एक्चुअल फोर्स होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है जो लास्ट वाले पे। जैसे सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूं 100%, लेकिन यहाँ पे सपोज करो पढ़ाई कर रहे हैं ABCD, तो क्या ये सब 100% कंज्यूम कर रहे हैं या कम, बता सकते हो सकता है ये 90% कंज्यूम कर रहा है, इसका 100%, कोई हो सकता है कोई 90%, कोई 100%, कोई 80%, कोई 40%। तो क्या होगा, सबका अलग अलग होगा ना, कौन किस तरीके से उसे ग्रैप्स कर रहा है। यहाँ देखो न्यूक्लियस तो पूरा फोर्स लगा रहा है, न्यूक्लियस तो अपना 100% दे रहा है, लेकिन ये 100% क्या सब में सेम जा रहा है, ओके। लेकिन यहाँ से तो अंश पूरा क्लियर है, यहाँ से सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, क्योंकि नेट में चेक कर रहा हूँ तो पूरा क्लियर आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
एक बार हाँ वापिस जाके फिर दोबारा आओ, क्योंकि कई कह रहे हैं क्लियर है, कई कह रहे हैं नहीं है, इसका मतलब क्लियर है, कहीं हाँ सबको क्लियर दिख रहा है। अच्छा थोड़ा सा कोई बात नहीं, कई बार आपका नेट प्रॉब्लम होगा, बाकी देखो क्लियर आ रहा है मुझे लग रहा है जहां तक। तो ये ऐसी चीजें देखो हर एक के लिए अलग अलग है, इसीलिए क्या होता है जो न्यूक्लियस है पूरा फोर्स नहीं लगा पाता। क्लियर है। अब मैं उसी पे आता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे हम उसे निकालेंगे। और ये आज के लिए दो क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक मैंने आपको बताया क्या था, एक था आपका शील्डिंग इफेक्ट, और एक मैं आपको आज आगे बताने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये आपको बताने से पहले मैं एक और पोर्शन लेता हूं आपका, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं? एक्चुअल में होता है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस पे चार्ज है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। और ये न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है? अब क्लियर दिख रहा है? अच्छा एक काम करता हूं मैं, लाइट, एक मिनट है, लाइट को ऑन कर दूं। अब देखो, अब दिख रहा है सबको क्लियर? देखो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस। हाँ अब क्लियर है ना? चलो अब देखो, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? उसके एटॉमिक नंबर। इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जेड। और इसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने तो फोर्स लगाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर, जब भी मैं बोलूंगा न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस कितना चार्ज लगा रहा है या न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, वो किसके बराबर होगा? जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर की। ठीक है, अब यहां पे वर्ड आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये मेन वर्ड है, ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड अब आगे सब में आएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये दोनों वर्ड, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबके साथ आएगा जितना भी मैं आगे आपको टर्म्स बताऊंगा। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब में ये दोनों के दोनों वर्ड आने हैं। इसीलिए मैं आपको इसको फोर्स कर रहा हूं कि ये दोनों टर्म्स को समझना जरूरी है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ? द एक्चुअल फोर्स, द रियल फोर्स, रियल फोर्स कह लो या एक्चुअल फोर्स कह लो, एक्चुअल फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना एक्चुअल में कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मैंने अभी कहा था आपको कि आपने न्यूक्लियस लिया, जैसे आप लोगों ने क्या किया था, न्यूक्लियस लिया था, और न्यूक्लियस क्या कर रहा है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगा रहा है। सपोज करो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगा रहा है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे फोर्स लगा रहा है। तो क्या ये सब पे फोर्स बराबर होगा? इज इट इक्वल फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4? नो, वेरी गुड, नहीं होगा बराबर। ठीक है, तो उसके लिए आता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव मतलब एक्चुअल में कितना लग रहा है, तो एक्चुअल में हो सकता है कम भी लग सकता है एक्चुअल में, तो इफेक्टिव का मतलब एक्चुअल में कितना लग रहा है। तो इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय जेड इफेक्टिव। तो कहता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक वर्ड निकाला, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? देखो, इसको एक फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट, जैसे अभी हमने निकाला था, यह स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला है।
ठीक है, तो आज आपने 2 क्वेश्चन जरूर करने हैं। तो आप देखो, आपको मैं क्या पूछूंगा कि जेड इफेक्टिव बताओ, और जेड क्या होगा यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर, और ये क्या होगा जो अभी हमने निकाला था शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू। ठीक है, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में क्या है। एससी तो वैसी सिंबल है, इसका मेन जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है जो उसका सिंबल होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को जनरली हम शो करते हैं सिग्मा से या फिर सिंपल एस से। ध्यान रखना, सिग्मा से या एस। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम डिनोटेड बाय सिग्मा और एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरली सिग्मा से दिखाएंगे, या किसी बुक में एस होगा, किसी में सिग्मा होगा। तो अब आपको क्या करना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, और जेड मींस उसका एटॉमिक नंबर, इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये क्या आएगा एक्चुअल में उसमें कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको अगर क्वेश्चन मैंने कहा कि बताओ कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम दे दिया फॉर 1s इलेक्ट्रॉन। 1s इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, सोडियम के 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा। तो एक मैं आपको करके बता देता हूं। देखो, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस स्क्रीन। हाँ, वेरी गुड ईशा, राइट आंसर आपका। अब देखो, एन ए का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और 1s के लिए मैंने आपको बताया था शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.30। तो इससे माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अदिति राइट आंसर है। तो अब ये 2 क्वेश्चन है जो इसको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना क्या होगा, ज्यादा क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर ऑफ सोडियम फॉर 3s इलेक्ट्रॉन। 3s इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ आप, 3s इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा। कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ सोडियम फॉर 3s इलेक्ट्रॉन। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या था, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस। अब आपको, हाँ वेरी गुड सर, राइट है। देखो 3s के लिए निकालना है, तो हमने क्या किया, एन ए को निकाला 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये n माइनस 1 और ये n माइनस 2। अब देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इससे भूल जाओ। अब सेकंड देखो, 6 + 2 8, तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 0.85 प्लस, देखो ये n माइनस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करना है, जो सिग्मा की वैल्यू आएगी उसे यहां रख दो, ये हो जाएगा 11 माइनस समथिंग। ठीक है, तो आपका आंसर यहां से निकलेगा। क्लियर है ये पॉइंट, एक दूसरे से देखो कनेक्ट है। आपने एक चीज सीखी, उससे दूसरी चीज आएगी, दूसरे से तीसरी चीज आएंगी, यानी कि एक दूसरे से सारी चीज क्या है, कनेक्ट है। अब देखो, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इसमें कैलकुलेट करना है जेड इफेक्टिव को, कैलकुलेट करना है पोटेशियम के लिए। पोटेशियम